चलिए, हमारा सेकंड टॉपिक है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में जो पढ़े हो वो भी लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन मैं तो जेडी जैक्सन को पूरा फॉलो कर रही हूँ, इसलिए जेडी जैक्सन से ही हम इसको कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले गॉस लॉ के लिए डेफिनेशन देनी है सबसे पहले कि गॉस का लॉ है क्या। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से करना है आपको स्टार्ट। नोटबुक में नोट्स बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करोगे। टू ऑब्टेन गॉस लॉ वी फर्स्ट कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो क्यू कहाँ पे है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा थिकनेस बढ़ा लेती हूँ। ये रहा पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, यहाँ पे अपना पॉइंट चार्ज क्यू एंड अ क्लोज्ड सरफेस एस। और ये क्लोज्ड सरफेस एस आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पे 3 डायमेंशन बनाया हुआ है और इसी सरफेस को 2D में बनाया हुआ है नीचे, ये देख लीजिए, एज शोन इन फिगर 1/2, ठीक 1.2। लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू अ पॉइंट ऑन द सरफेस। लेट आर यानी क्यू से हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं अपन, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, देखो ये, यानी ये सरफेस पर है, इसके अंदर नहीं है, ये बॉडी के सरफेस पे है, ठीक है, क्लोज बॉडी है। जैसे कि स्फेयर समझ लो, स्फेयर के सरफेस पे अपन ने छोटा सा एलिमेंट काट दिया, ये डीए है। और आपको पता है कि डीए एरिया जो होता है, उसका एरिया अगर मान लीजिए कोई इस तरह से एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा इसके प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और नॉर्मल होने की वजह से उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन यूनिट वेक्टर से। तो हमारे पास एरिया जो लिया है, मान लीजिए उसका एरिया वेक्टर जो आ रहा है वो इधर जा रहा है, ये मान लीजिए आपका एन कैप है। बी द आउट एन बी द आउटवर्डली डायरेक्टेड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। डी ए बी द, इसका जो एरिया है वो कितना माना है हमने, डी ए है। तो डी ए क्या है हमारे पास, dA be the element of surface area if the electric field at the point on the surface ड्यू टू, यानी जहां पर हमने एरिया एलिमेंट लिया है, एरिया एलिमेंट बहुत छोटा है, इतना छोटा कि उसको पॉइंट की तरह मान सकते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। और किसकी वजह से है, अंदर रखे हुए क्यू चार्ज की वजह से है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनता है, तो थीटा एंगल दिखा देती हूँ पहले, थीटा एंगल जो बन रखा है, यस, ये देखिए एन तो इधर जा रहा है, और मान लीजिए इस क्यू की वजह से सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगी। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर हम ई डॉट एन डी ए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, विच इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दी हुई है, और यहाँ पर कोई वेक्टर है और उसके साथ एंगल थीटा है, तो ई का इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, ये तो होगा अपना ई साइन थीटा होगा, करेक्ट, और ये अपना कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो ई का एन कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर ई डॉट एन डी ए लेंगे सबसे पहले अपन, ई की वैल्यू हम जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, अब मैं थिकनेस कम कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्यू दिया हुआ है और ये के हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया ई, और साथ में डी ए, एलिमेंट दिए है, और हमें क्या करना है, ई का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड, और साथ में दोनों के बीच का एंगल विच इज कॉस थीटा। तो ई का मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एन का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और साथ में कॉस थीटा आ गया, ये रहा कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंस ई इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन फ्रॉम द सरफेस एलिमेंट टू द चार्ज क्यू, कॉस, अच्छा मैंने आपको मैकेनिक्स में तो नहीं, मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में, एमएससी की क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, सेमेस्टर 1 में आपने या फिर मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में कभी तो पढ़ा होगा सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल का एलिमेंट का फॉर्मूला होता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं डी ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो आप वापस लिखते हैं अपन, ई डॉट एन डी हमें मिला था, है ना, हमें मिला था ई डॉट एन डी ए, ये हमें मिला था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, एन का 1 हो जाएगा, साथ में डी ए और कॉस थीटा। और डी ए कॉस थीटा जो है वो हमने अभी अभी देखा है डी ओमेगा, क्योंकि हमारा होता है डी ए
कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस डी ए कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, साथ में आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो देख लेते हैं ये हमें मिल चुका है क्या। यस, इक्वेशन 1.8 देखो ये हमें मिल चुका है। अब अगर मान लीजिए इंटीग्रेट करते हैं अपन दोनों साइड में पूरे सरफेस पे, तो इस पे एस लगेगा, ये सरफेस इंटीग्रेशन हो गया इसलिए एस लगा हुआ है यहाँ पे। अगर इसको करेंगे इफ क्यू लाई इनसाइड एस, इफ क्यू लाइज आउटसाइड एस, अगर क्यू अंदर हुआ तो इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, और अगर बाहर हुआ तो जीरो आएगी। क्यों आएगी, अब डायग्राम में चलते हैं, और इस बार हमें 2D डायग्राम देखना पड़ेगा, 3D नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अब इन डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्यू अंदर है, क्यू अंदर है तो अपना सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस एंगल पे लेना है। थीटा हमारे पास ये बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इधर आएंगे नॉर्मल हमेशा हम अपना इधर रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ सकता है, 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 चारों कवर करेंगे। तो 2D में मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 2 पाई बनता है, और 3D में क्योंकि ये 3D बॉडी है, 3D का मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 4 पाई। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा कितना मिलता है आपको, 4 पाई मिलता है अगर क्यू अंदर हुआ तो अगर अंदर हुआ तो आपके पास इधर इंटीग्रेशन लगेगा, तो इससे क्या मिलेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी ओमेगा है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर q बाहर हुआ तो क्या करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में देखो अगर q यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, इस वक्त q बाहर रखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वेक्टर इधर जाएगा, 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 इधर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस जो है वो आपका क्यू से बाहर है। तो जितना भी एंगल होगा क्यू से निकल, क्यू पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, क्यू पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको जीरो मिलेगा अगर वो सरफेस के बाहर निकला तो इसका मतलब ये है कि हमें अंदर के लिए हम लिख सकते हैं ई डॉट एन डी ए जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दिस रिजल्ट इज गॉस लॉ, यही गॉस लॉ कहता है, दिस रिजल्ट इज गॉस लॉ फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर डिस्क्रीट सेट ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो केवल सरफेस के अंदर आने वाले चार्जेस लेना है, तो समेशन आई क्यू आई लग जाएगा, है ना। और अगर डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो इसी समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, पूरा वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। और मैंने आपको बता दिया था कि डी क्यू चार्ज कितना होगा, रो डी वी होगा, तो रो एक्स डी 3x हो जाएगा, वेयर वी इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय सरफेस एस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल चुका है, और बाकी ये सब चीजें किसी भी काम की नहीं है, यही आपका गॉस का नियम है। और अगर डेफिनेशन ही पूछी जाए कि राइट द गॉस लॉ, तो आप लिख सकते हो कि द फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एरिया which is enclosed by the charge q is given by phi is equals to q upon epsilon naught। मतलब जो 11-12 वाली बुक में जो डेफिनेशन है अगर वो लिख के आओगे तो भी सही है, लेकिन मैंने आपको जेडी जैक्सन वाली लैंग्वेज में बता दिया है, 1 मार्क का आता है, तो भी ये इतना 3-4 लाइन ही है आपके पास, 3-4 लाइनें करना, वो तो समझाने में टाइम लग गया। ये अपना है गॉस लॉ। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में सीधा आप आओ कि हमारे पास यहाँ पे आ जाओ सीधा यहाँ से, द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दिस, एक आपने पढ़ी होगी बीएससी में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो सीधा नोटबुक में यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी वेल बिहेव्ड वेक्टर फील्ड ए एक्स, मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है ए एक्स, वेक्टर फील्ड है Ax डिफाइंड विद इन अ वॉल्यूम V, एक वॉल्यूम के अंदर है, V के अंदर, सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, सरफेस एरिया S है उसका, वॉल्यूम उसका V है, उसके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखी है। A डॉट एन डी ए जो होता है वो डेल डॉट ए डी वी के बराबर होता है, डी क्यू डी 3x के बराबर। अब हमने अभी अभी गॉस थ्योरम से देखा था कि E डॉट एन डी ए जो था वो किसके इक्वल आ रहा था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों इक्वेशन को वो यूज करते हुए हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को में ए वेक्टर को, इस इक्वेशन में ए वेक्टर को ई से रिप्लेस कर दे, ए वेक्टर को ई से रिप्लेस कर दे, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ई डॉट एन डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम पे डेल डॉट ई
और साथ में d3x, ये हो जाएगा। अब ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। दोनों का आपके पास ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है दोनों का, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो राइट हैंड साइड को और इस वाले राइट हैंड साइड को हम इक्वल करेंगे। तो मैं इक्वल करती हूँ एक बार। उधर मिल रहा है डेल डॉट ई d3x, इधर तो मिल रहा है हमें, देखो हमें क्या मिल रहा था, a डॉट एन डी ए, इसका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल आ रहा था, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए d3x। और हमें गॉस लॉ से क्या मिल रहा था, E डॉट एन डी ए इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो, रो x और dv मिल रहा था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि इसकी जगह हम रखते हैं e, a की जगह e रखते हैं, तो सेम ये किस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, s e डॉट एन डी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी e आ जाएगा, डेल डॉट ई d3x। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में और इस इक्वेशन नंबर 3 में LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, सेम कर देते हैं। तो डेल डॉट ई वॉल्यूम इंटीग्रेशन चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा d3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ जाएगा और डेल डॉट ए और साथ में d3x, दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा v, दोनों को एक साइड में ले लेते हैं, डेल डॉट ई, सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों को ओके 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 वेट, मुझे ये लिखना था डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू, ये लिखना था, ये करना था 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा रो x और dv की जगह क्या लिख सकते हैं, d3x, ये आ जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा रो x/एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का साथ में कितना आ जाएगा, d3x इज इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि d3x वॉल्यूम एलिमेंट तो है, जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो होगी, और अगर ये क्वांटिटी जीरो होगी तो डेल डॉट ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो x/एप्सिलॉन नॉट। ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल। अगर आप सोचेंगे कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कौन सा होगा, तो इंटीग्रल फॉर्म भी इसके अंदर देखते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म तो आ जाएगा, ये आपका ध्यान रखना, दिस इज डिफरेंट, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ अभी हमने डिराइव किया है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म, और इंटीग्रल फॉर्म आपके पास ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि दोनों साइड में इंटीग्रेशन है और दोनों साइड में वही है, और ये आपके आ गई डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब एक बार मैं आपको सिलेबस की तरफ वापस ले चलती हूँ। सिलेबस में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने कर लिया, गॉस लॉ हमने कर लिया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हमने कर लिया। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एंड द स्केलर पोटेंशियल आ रहा है, तो वो देख लेते हैं। यस, ये आ गया अनदर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द स्केलर पोटेंशियल। द स्केलर पोटेंशियल सिलेबस में है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।